फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एक हम लोग का टॉपिक है एनवायरमेंट इकोलॉजी में, जो एक संगठन है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, या इसको बोलते हैं IUCN। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि ये क्या है और इसका स्टेटस क्या है और ये क्या काम करता है हमारे इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, या हमारा नेचर है उसके कंजर्वेशन में। तो देखिए, ये जो क्लास है हम लोग की, ये बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्लास है। इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये जो क्लास है हमारी, ये इस उद्देश्य से रन की जा रही है कि जिसमें हमने देखा है कि जो हमारे यूपीएससी के स्टूडेंट होते हैं या स्टेट कमीशन के जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो बाकी क्वेश्चन करने में उनको क्या होता है, बहुत कठिनाई होती है, या उसमें करने में कैपेबल नहीं होते हैं। तो मेरा ये इनिशिएटिव है कि कम से कम आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाए, और जो एडवांस लेवल की चीजें हैं जैसे करंट अफेयर्स हैं या जो बेसिक कॉन्सेप्ट में एड ऑन करना है, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहां पे इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्लियर है। तो मैंने इस चीज को ध्यान में कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, इस क्लास को ऑर्गेनाइज किया है। और ये हमारे सब्जेक्ट के हर टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मेरी क्लास जो है ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट के लिए ये क्या है, एक तरह से बेनिफिशियरी है। आप जो मैटर्स हैं ये इंग्लिश में है, बट हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमें भी इक्वली हम इसको अंडरस्टैंड या इसको डिस्क्राइब करते हुए चलते हैं, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप कोई भी टॉपिक समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई भी बुक है या कोई भी नोट्स है आप उसको पढ़िए, उसके थ्रू समझिए, लेकिन अपना खुद का नोट्स जरूर बनाइए। आप रेडीमेड नोट्स पे आप रिलाय बिल्कुल मत कीजिए। बहुत अच्छा नोट्स भी है लेकिन रेडीमेड है तो वो आपके लिए उतना बेनिफिशियरी नहीं है जितना तब कि जब आप खुद उसको पढ़ें और उसको क्या करें कि अच्छे तरीके से अपने शब्दों में लिख लें। ध्यान रखना है कि ये चीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी है। क्लियर है। तो यहां पर ये मैटर करता है कि आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियरी है बनस्पत इसके कि आप उसको किसी रेडीमेड मैटर से पढ़ लें बट उसका कोई बहुत इंपैक्ट ना हो। क्लियर है। तो इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। अगर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो हम लोग वहां पे थोड़ा सा इसको देखेंगे कि ये IUCN हमारे जो नेचर है उसके कंजर्वेशन में कैसे हेल्प करता है, और इसके द्वारा एक रेड डेटा बुक रिलीज की जाती है। इसमें जो भी हमारे जीव जंतु हैं उनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है। चलिए, तो यहां पर देखते हैं द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इसका हिंदी में नाम है। अब देखें क्या है, इसकी स्थापना जो की गई थी 5 अक्टूबर 1948 में की गई थी। ठीक है। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 5 अक्टूबर 1944। इट्स हेडक्वार्टर इज इन ग्लैंड। कहां पे है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इट इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल नेटवर्क। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा संगठित क्या है, पर्यावरण से संबंधित एक या पर्यावरण के विषय में काम करने वाला एक नेटवर्क है। इट वाज आल्सो नोन एज वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। इसका जो एक नाम है वो क्या है, विश्व संरक्षण संघ या वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी इसको कहा जाता है। इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए पूरी तरह से समर्पित एक क्या है, संगठन है। ठीक है। इट हैज बोथ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ के रूप में भी है, गवर्नमेंटल भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एज मेंबर, मतलब इसके जो होते हैं सरकारें और एनजीओ भी इसके सदस्य होते हैं। ठीक है। इट इज द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विथ ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की जो जनरल असेंबली है ये एकलौता संगठन है जिसको ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया, मतलब ऑब्जर्वर के रूप में हमारी यूनाइटेड नेशन के असेंबली, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो असेंबली है उसमें पार्टिसिपेट करता है। विच लुक्स एट इशूज रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल एंड बायोडाइवर्सिटी। और ये क्या करता है कि पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित जो मुद्दे हैं उन पे ये अपना विचार व्यक्त करता है या उनको ये देखता है। ठीक है। इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, लेकिन ध्यान रखना है कि ये यूनाइटेड नेशन में ऑब्जर्वर का तो स्टेटस लगता है जनरल असेंबली में, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र संघ का पार्ट नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है। तो ये ध्यान रखना है।
आपके क्वेश्चन में ये उठा के दे देगा कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा है, तो हिस्सा नहीं है, उसमें एब्जॉर्वर का क्या है, इसको बुलाया जाता है। और ये किससे ध्यान रखता है, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू होते हैं, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो इशू होते हैं, उसमें अपने विचार व्यक्त करता है। क्लियर है? अब हम देखते हैं द मेन फंक्शन ऑफ IUCN इज टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, वैश्विक स्तर पे जो जैव विविधता है उसको क्या करना है, संरक्षित करना है। फॉर दिस, और ये क्या करता है, फॉर दिस इट पब्लिश द रेड डेटा बुक। और संरक्षण के लिए क्या करता है, ये रेड डेटा बुक पब्लिश करता है। अब क्या 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 करता है, ये क्षेत्र विशेष के जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड डेटा है उनको कलेक्ट करके ये रेड डेटा बुक पब्लिश करता है। तो ध्यान रखना है कि रेड डेटा बुक कौन पब्लिश करता है, तो IUCN करता है। ठीक है, by collecting information from a network of various conservation organization। विभिन्न संरक्षण से संबंधित विभिन्न जो संगठन है उनके नेटवर्क के थ्रू ये क्या करता है, ग्राउंड का ये डेटा कलेक्ट करता है। ठीक है, किसके लिए, रेड डेटा बुक रिलीज करने के लिए। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर कि IUCN का जो रेड डेटा बुक है वो क्या है, या रेड डेटा लिस्ट क्या है, ये क्या है देखते हैं। रेड डेटा बुक इज इशूड बाय IUCN सिंस 1964। तो रेड डेटा बुक जो है ये IUCN के द्वारा 1964 से रिलीज की जा रही है। ठीक है, तो 1964 से रिलीज की जा रही है क्या, रेड डेटा बुक। ठीक है, और ये क्या किससे संबंधित है, तो ये जीवों की संख्या और उनकी स्थिति से संबंधित एक डेटा है। ठीक है, तो यहां पर देखना है, इट इज ए बुक रिलेटेड टू इंडेंजर्ड, अनसेफ एंड रेयर एनिमल एंड प्लांट्स। तो ये रेड डेटा बुक क्या है, कि उन जीवों से संबंधित है जो संकट में है या असुरक्षित हैं, उनके ऊपर संकट आया हुआ है। कौन, जो रेयर मतलब दुर्लभ जीव और दुर्लभ पादप हैं, उनसे संबंधित ये क्या करता है, उनके स्टेटस को पब्लिश करता है। देखो, इन दिस क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स आर शो ऑन द पिंक पेज। ठीक है, तो जो इनमें सबसे संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनको इस बुक के पिंक पेज पे क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान रखना है कि रेड डेटा बुक का नाम है और इनमें जो डेंजर्ड स्पीशीज हैं, खास करके क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, वो इस रेड डेटा बुक के पिंक पेज पे क्या होती हैं, पब्लिश्ड होती हैं। ठीक है, and as soon as organisms increases its number sufficiently it is transferred to the green page। और जिन जीव जंतुओं की या पादपों की स्थिति में पहले से सुधार हो जाता है या उनकी स्थिति बेटर होती है, तो ये जो पिंक पेज है इनसे इनकी पब्लिकेशन को हटाकर हम ग्रीन पेज को ट्रांसफर कर देता है ये संगठन। क्लियर है, तो जो बहुत डेंजर्ड इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको कहां शामिल किया जाता है, जिनके ऊपर संकट आया हुआ है, जिनकी संख्या बहुत कम बची हुई है, तो इस रेड डेटा बुक के पिंक पेज पे उनको पब्लिश किया जाता है। और जब उनकी संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है या उनके ऊपर खतरा टल जाता है तो उनको अब ग्रीन पेज पर उनका ट्रांसफर करके उनको पब्लिश किया जाता है। क्लियर है, तो देखिए, IUCN's रेड लिस्ट of threatened species has been developed to become the world's most comprehensive information source on the global extinction risk status of animal, fungus and plant species. Thus, list is a critical indicator of the health of the world's biodiversity। तो ध्यान रखना है कि ये जो बुक है IUCN की रेड लिस्ट या रेड डेटा बुक जो है, इसमें सभी जीव जंतुओं, जो फंगस हैं, कवक हैं और जो प्लांट्स हैं, इन सभी के बारे में एक इंफॉर्मेशन होता है और इनका एक तरह से कहा जाता है कि ये एक इनके हेल्थ या इनकी स्थिति के बारे में जो क्या करता है, ये दिखाता है, ये जितना वैश्विक स्तर पे जो इनका हेल्थ है, जो कंडीशन है, उसको क्या करता है, रिवील करता है या उसको प्रदर्शित करता है कि भाई उनकी क्या कंडीशन है, कैसी स्थिति उनकी है। इन सभी के बारे में क्या करता है, रेड डेटा बुक बताता है। क्लियर है, अब यहां पर आते हैं कि जो IUCN का रेड लिस्ट है उसमें कितने कैटेगरी हैं, तो जीवों को इसमें 9 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। तो IUCN रेड लिस्ट क्लासिफाइज ऑर्गेनिजम्स इनटू टोटल 9 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर टोटल पॉपुलेशन। तो ये जो 9 जो इनके वर्गीकरण है ये उनकी कुल जनसंख्या या कुल नंबर पर, कुल उनकी संख्या पर स्थित है। रेट ऑफ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, geographical area, extinction of organisms due to human intervention,
एक्सेट्रा विच आर एज फॉलो। मतलब ये जो इनका डेट हमारा IUCN का जो रेड डेटा बुक होती है, इसमें जो जीव जंतुओं का ये 9 वर्गीकरण, 9 ग्रुप में वर्गीकरण है। ये क्या है कि ये उनकी स्थिति के आधार पर, उनके संख्या के आधार पर, उनके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, और उनके जो जीव जंतु के सदस्य हैं उनमें कितना गिरावट आई है मानव गतिविधियों का, उसको सब इसमें प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो यहां पर एक देखते हैं, एक्सटिंक्ट का मतलब है कि एक्सटिंक्ट का मतलब है विलुप्त। मतलब ये क्या हो गए हैं, परमानेंटली हमारे पृथ्वी से विलुप्त हो गए हैं। अब इनका कोई जीवित सदस्य नहीं है। ठीक है, पृथ्वी पर कोई इनका जीवित सदस्य नहीं, जैसे मैमथ हो गए। ठीक है, जो ध्रुवी भालू थे या साइबेरिया के भालू, सॉरी हाथी थे, वो पूरी तरह से, डोडो पक्षी है, ये विलुप्त हो चुके हैं। मतलब अब इनका कोई भी सदस्य, जीवित सदस्य पृथ्वी पर नहीं है। दूसरा है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ। इसमें क्या है कि जो सदस्य हैं ये जीवित तो हैं, लेकिन अपने प्राकृतिक आवास में जीवित नहीं हैं। ये क्या हैं, अपने प्राकृतिक आवास में ये पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। मतलब ये अपने वन्य क्षेत्र में खत्म हो चुके हैं। कहीं कहीं इनको संरक्षित किया गया, जैसे बॉटेनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल गार्डन है जिसको जू कहते हैं, या इस तरह की कोई जो है मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक जो सेंटर्स हैं उनमें इनको रखा गया है, और अपने वन्य क्षेत्र में ये पूरी तरह से विलुप्त हो गए। क्लियर है? तो ये जो है ना, ये तो मान लिया गया है कि भाई अब हमारे पृथ्वी से विलुप्त हो गए हैं, इनका अब अस्तित्व तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। जिसमें ये जो क्या है, एक्सटिंक्ट हैं, विलुप्त हैं, ये तो परमानेंटली खत्म हो गए हैं। और एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य क्षेत्र में या अपने नेचुरल हैबिटेट में भी ये क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। थोड़े बहुत सदस्य इनके जो है संरक्षित क्षेत्र में हैं, अगर बचा लिया गया तो बचा लिया गया, अदरवाइज ये भी खत्म हो जाएंगे। अब देख, तो सबसे ज्यादा जो है ना क्वेश्चन कहां से यूपीएससी में पूछा जाता है, तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड। ये जो सेगमेंट है यूपीएससी में सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब है अति संकटापन्न, जो बहुत ज्यादा क्या है, संकट में है। और इसमें माना जाता है कि जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं और इंडेंजर्ड हैं, इनका क्या है कि एरिया के हिसाब से माना जाता है, किनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड माना जाएगा और किसको इंडेंजर्ड माना जाएगा। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड उसको माना जाता है कि इनके कुल सदस्यों का 90% जो सदस्य हैं वो पिछले 10 वर्ष में या 3 पीढ़ियों में ही खत्म हो गए हैं। मतलब उन जीवों को क्रिटिकली इंडेंजर्ड माना जाता है, अति संकटापन्न माना जाता है, जिनके 90% सदस्य पिछले 10 वर्ष में या 3 पीढ़ियों में ही क्या हो गए, खत्म हो गए हैं। मतलब पिछले 10 वर्षों में ही इनके 90% सदस्य या पिछली 3 पीढ़ियों में ही इनके सदस्य क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। तो इनको क्या माना जाता है, इनको माना जाता है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और इनका जो क्षेत्र है वो क्या हो गया है कि वो 10 किलोमीटर स्क्वायर से भी कम क्षेत्र हो गया है। और उसमें भी बहुत से हैं कि इतना क्षेत्र जो है 250 वर्ग किलोमीटर है या ये है। तो मतलब इतना बस जान लो कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड उसको माना जाता है जिनके 90% सदस्य पिछले 10 वर्ष में या पिछले 3 पीढ़ियों में ही खत्म हो गए हैं। ठीक है, और एक बहुत से छोटे एरिया में कंसंट्रेटेड हैं, तो उनको क्या माना जाता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड माना जाता है। अब इन जीवों की संख्या क्या है, 250 से भी कम रह गई है, या कहा जाए कि ये 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या है, कंसंट्रेटेड हैं, तो इनको माना जाता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, यहां पर देखना है। अब एक आता है कि जो इंडेंजर्ड हैं या जो संकटापन्न हैं, ये क्या जीव होते हैं। तो इसमें होता है कि इनमें तो 90% सदस्य क्या हो गए हैं, पिछले 10 सालों में या 3 पीढ़ियों में समाप्त हो गए हैं। जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, इनमें देखा जाता है कि इनके 70% से अधिक सदस्य पिछले 10 वर्षों में या 3 पीढ़ियों में समाप्त हो गए हैं। मतलब जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, इसमें 90% सदस्य पिछले 10 वर्षों में या 3 पीढ़ियों में समाप्त हो गए हैं। जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जिनको कहा जाता है संकटापन्न स्पीसीज या संकटग्रस्त प्रजातियां, उनमें क्या है कि उनकी 70% जनसंख्या पिछले 10 वर्षों में या 3 पीढ़ियों में समाप्त हो गई है। इसको बोलते हैं संकटापन्न प्रजाति। क्लियर है? तो इंडेंजर्ड स्पीसीज में क्या है, अब इसमें दूसरा क्राइटेरिया एक होता है कि यहां पे जो है जीव बहुत कम एरिया में कंसंट्रेटेड हैं। यहां पे क्या है कि ये 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ही केंद्रित हैं। मतलब क्षेत्र छोटा है तो इनके ऊपर संकट थोड़ा
इनके ऊपर संकट बहुत ज्यादा है, इनके ऊपर संकट बहुत ज्यादा है, लेकिन इनकी तुलना में थोड़ा कम संकट है, लेकिन है संकट। तो ये दोनों जो हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कमीशन से, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसमें जो क्राइटेरिया हमने बताया उसको जरूर याद रखिएगा। बाकी एरिया के रूप में भी है, कितने वर्ग किलोमीटर है, तो वहां कमीशन इतना डेप्थ में नहीं जाता है, बस ये पूछता है इसके बारे में। अगर पूछेगा जानवरों को ज्यादा पूछता है कि ये है कि नहीं है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, या उन्हीं से क्वेश्चन पूछता है, क्लियर है। अब आता है वनरेबल। वल्नरेबल मतलब ये होता है सुभेद्य, ऐसे जीव जो अभी इनकी संख्या वाइल्ड लाइफ में या जंग वन्य जीव क्षेत्र में इनकी संख्या ठीक ठाक है, लेकिन इनके ऊपर संकट आया है, और निकट भविष्य अगर इनका संरक्षण नहीं किया जाएगा, जो वनरेबल स्पीसीज के रूप में रिकॉग्नाइज किए गए हैं, अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो निकट भविष्य में क्या हो सकते हैं कि इनके ऊपर संकट आएगा और ये क्या हो जाएंगे, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो सकते हैं। क्लियर है, या इंडेंजर्ड हो सकते हैं। अब वनरेबल उनको क्लासिफाइड किया जाता है कि जिनके 50% से अधिक सदस्य, जिनके 50% से अधिक सदस्य पिछले 10 वर्षों में या 3 पीढ़ियों में समाप्त हो गए, उनको क्या कहते हैं, वनरेबल। मतलब इनके ऊपर संकट शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत संकट में नहीं आए हैं, लेकिन इनकी 50% से अधिक जनसंख्या पिछले 10 वर्षों में या 3 पीढ़ियों में ही समाप्त हो चुका है, इनको बोलते हैं वनरेबल, सुभेद्य जीव, ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज्यादा यहीं पे क्वेश्चन जाता है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड से क्वेश्चन सबसे ज्यादा, इंडेंजर्ड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, वनरेबल से क्वेश्चन कम होता है। यहाँ पे उनको पूछता है कि जो पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड थे, अब उनकी संख्या रिकवर हो गई, तो वनरेबल में उनको क्या कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। जैसे इंडिया में क्रोकोडाइल हैं, वो क्या है, वो वनरेबल हैं, जबकि जो हमारे यहाँ घड़ियाल है वो क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जो पहले हमारे यहाँ राइनोसोरस थे, यूनिकॉर्न राइनोसोरस थे, एक सिंगल हॉर्न वाले राइनोसोरस थे, जो एक सिंग वाले गैंडा थे इंडिया में, वो पहले क्या थे, इंडेंजर्ड थे। अब उनकी स्थिति क्या कर दी गई है, वनरेबल कर दी गई है, क्योंकि वो अब अच्छे से रिकवर कर रहे हैं, क्लियर है। तो यहां पर इन्हीं 3 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। फिर है नियर थ्रेटेंड। नियर थ्रेटेंड का मतलब है कि अभी इसकी संख्या ठीक ठाक है, इनके नंबर अभी ठीक हैं, निकट संकट की कंडीशन है इसमें, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल इनकी कंडीशन बहुत बुरी नहीं है, इनमें इनकी संख्या कम हो रही है, लेकिन अभी संख्या कम होने की दर कम है। तो इनको लेकर चिंता तो है, निकट संकट तो इन पे आया है, लेकिन बहुत क्रिटिकल कंडीशन नहीं हुई है। एक आता है लिस्ट कंसर्न। लिस्ट कंसर्न का मतलब है कि ऐसे जीव जिनकी संख्या पर्याप्त मात्रा में है और जिनके सदस्य अच्छे खासे हैं, जिनके सदस्यों में गिरावट तो देखी गई है, लेकिन बहुत तेजी के साथ गिरावट नहीं देखी गई है, क्लियर है। फिर आता है डाटा डिफिशियंट, मतलब ऐसे जीव जंतु जिनके बारे में अभी डाटा बहुत अच्छे तरीके से उपलब्ध नहीं है, पर्याप्त डाटा नहीं है इनके विषय में, कुछ भी नहीं इनके विषय में पर्याप्त डाटा है, लेकिन इनकी संख्या ठीक ठाक है, ठीक है, कोई बहुत ऑथेंटिक डाटा तो नहीं है, लेकिन इनके नंबर बहुत अच्छे संख्या में दिखते हैं। लास्ट आता है नॉट इवेल्युएटेड, ऐसे जीव जिनका इवेल्युएशन नहीं किया गया, मनुष्य तो इसी में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम ही सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं, बाकी सब तो घट ही रहे हैं। तो इस तरह के होते हैं नॉट इवेल्युएटेड, या ऐसी प्रजातियां जिनका कोई आकलन नहीं किया गया, क्लियर है। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि इसमें अगर पढ़ना है तो हम लोग को सबसे ज्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वनरेबल स्पीसीज के बारे में पढ़ना है, क्लियर है। तो जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो वहां पे इन टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, या इन जो स्पीसीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू। अंकित जी, क्लास है इसमें, अब इसको बंद कर देते हैं, ठीक है।